तो क्या हाल चाल है? टाइगर जिंदा है और बिल्कुल चकाचक भी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुबारू एक ग्लास स्प्रिट को हराने की कोशिश कर रहा था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऐसे ही सुबारू बार बार उस कैट को तोड़े जा रहा था, जिससे दोनों ही थक जाते हैं। तभी सिकिशिमा सुबारू को कहता है कि अगर उसने इस बॉस को हरा दिया तो वो सुशी की ट्रीट सुबारू को देगा। तब साइका सिकिशिमा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सुबारू इसे सुशी के लिए हराएंगे? लेकिन सिकिशिमा की बात सुनते ही सुबारू ने तो पूरी पावर रिलीज कर दी और उसने एक ही बार में उस कैट स्प्रिट को हरा दिया और सुबारू ने इस गेट को पूरे 48 मिनट में कंप्लीट कर दिया, जिससे उसका लेवल बढ़ने के साथ उसके स्किल्स का भी लेवल बढ़ जाता है। और सिकिशिमा ने जैसा कहा था वो सुबारू को सुशी खिलाने के लिए लाता है, लेकिन सुबारू तो सुशी को सिर्फ घूरे जा रहा था। सिकिशिमा पूछता है कि वो कब तक ऐसे ही सुशी को घूरता रहेगा। सिकिशिमा को समझ नहीं आता कि सुबारू ये क्या कर रहा है। तब सुबारू बताता है कि ये पहली बार है जब वो सुशी खा रहा है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। सिकिशिमा ये जानकर हैरान होता है कि सुबारू ने पहले कभी सुशी नहीं खाई। वहीं साइका उस कैट स्प्रिट के साथ खेल रही थी। इस ग्लास कैट स्प्रिट को सुबारू ने गेट क्लियर करने के बाद पाया था, जो अब सुबारू के साथ ही है। अगर ये टूट भी जाती है तो ये होस्ट के माना से अपने आप को रिकवर कर सकती है और इसका होस्ट सुबारू है। ये बहुत ज्यादा रेयर होता है कि ऐसा कोई मॉन्स्टर एक इंसान को अपना मास्टर मान ले। तभी सिकिशिमा उसे एक नाम देने के लिए कहता है। तब सुबारू उसे सुशी का नाम देता है। ये सुनकर ग्लास स्प्रिट सदमे में चली जाती है। तभी सिकिशिमा सुबारू को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि गरम गरम सुशी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही सुबारू से खाने जा रहा था वैसे ही वहाँ की जमीन हिलने लगती है, क्योंकि एक बॉस मॉन्स्टर गेट से बाहर आ चुका था जो लेवल 48 पर था और उसका नाम इवल ग्रिफिन था। और उसे हराने के लिए सुबारू अपने सुशी को छोड़ देता है। तभी वो ग्रिफिन एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। सुबारू ब्लड मोल्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रिफिन के ऊपर चला जाता है और गिमेल्ट नाम की स्किल से एक बड़ा सा स्पेयर उस ग्रिफिन के सर के आर पार कर देता है और वो लड़की ग्रिफिन के पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन सुबारू ब्लड मोल्ड से एक गेंद बनाकर उस लड़की को बचा लेता है। उस गेंद पर गिरते ही वो लड़की हवा में उछल जाती है और सुबारू उसे कैच कर नीचे आ जाता है, जिससे वो लड़की सही सलामत नीचे आ चुकी थी। तभी वहाँ पर उस लड़की के लिए सोतारी आता है और ये लड़की सोतारी की छोटी बहन है। सोतारी सुबारू को देखकर वो सारी चीजें याद करने लगता है जो अब तक उसने सुबारू के साथ की हैं। वो लड़की अपने बड़े भाई को देखकर खुश हो जाती है और सुबारू सोतारी को देखकर हैरान हो जाता है। सोतारी सुबारू को देखकर गुस्सा था। तब उसकी छोटी बहन कैना सोतारी से पूछती है क्या वो सुबारू को जानता है। सिकिशिमा भी सोतारी को देखकर पहचान चुका था कि ये वही है जिसने सुबारू के फेवर में गवाही दी थी। और सिकिशिमा को ये भी पता था कि सोतारी सुबारू को बुली किया करता था। सिकिशिमा सोतारी से कहता है कि वो सुबारू को थैंक यू बोले उसकी बहन को बचाने के लिए, लेकिन सोतारी ये कहने से मना कर देता है। पर उसकी छोटी बहन सभी को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। ये सुनकर सुबारू उसे वेलकम कहता है। तब सोतारी अपनी छोटी बहन से कहता है कि उसे इस लड़के को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी छोटी बहन सोतारी से कहती है उसने आपकी छोटी बहन की जान बचाई है और उसे थैंक यू बोलने के बदले आप एम्बैरेस हो रहे हैं। इन सब से सोतारी बहुत गुस्सा हो चुका था। वो सुबारू को इंसेक्ट कहकर बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वो अब सोतारी से बदला लेगा, कैसा होगा अगर वो सारी बुली की हुई वीडियोस को सारी जगह पर फैला दे। लेकिन यह सब सुनकर सुबारू कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, इसलिए सोतारी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे आगे कहता है अगर उसे भी एक स्ट्रॉन्ग डोर मिला होता। वो कुछ आगे कहता है इससे पहले सुबारू उसका नाम लेता है और उससे कहता है मैंने सुना है कि तुमने मेरे फेवर में गवाही दी है, इसके लिए तुम्हें थैंक्स। ये कहकर सुबारू आगे निकल जाता है और सोतारी वहीं पर मायूस होकर खड़ा रह जाता है। फिर सुबारू सिकिशिमा के साथ सुशी खाने के लिए निकल जाता है और सोतारी उन सभी को जाते हुए घूर रहा था। उसकी छोटी बहन जब सोतारी से पूछती है क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तब सोतारी मन ही मन सोचता है कि वो कितना बेकार है। वहीं दूसरी तरफ सुशी बार बंद हो चुका था, जिसकी वजह से सुबारू निराश हो जाता है। तब सिकिशिमा कहता है कि अगले दिन ये फिर से खुलेगा, तब आकर वो सुशी को खा सकते हैं। वहीं स्कूल में सोतारी उन वीडियोस को डिलीट कर देता है जो उसने सुबारू को बुली करते हुए बनाई थी। तभी उसका दोस्त आ जाता है जिसने सोतारी को ऐसा करते हुए देख लिया था। उसने सोतारी से कहा कि उसने बहुत अच्छा किया, सुबारू इसके लिए उनसे बदला भी ले सकता है। तब सोतारी कहता है कि उसने इन सब के लिए ऐसा नहीं किया। उसका दोस्त पूछने ही वाला था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक उसकी नजर ग्राउंड पर चली
चली जाती है जहाँ टाइगा खड़ा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ सुबारू को भी पता चल जाता है कि टाइगा स्कूल में आ चुका है और सिकिशिमा सुबारू को जल्दी से स्कूल में बुलाता है। वहीं टाइगा की पावर्स बहुत बढ़ी हुई लग रही थी। वहीं सोतारी की बहन ने उसे मैसेज किया था कि उसे आज पोर्क कटलेट खाना है, जिस पर सोतारी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। फिर सोतारी टाइगा की तरफ देखता है जो चलते हुए स्कूल के अंदर आ रहा था और सभी के सामने वही ब्लैक डोर अपीयर हो रहा था। ये हर एक स्कूल के लड़के के लिए था। टाइगा उन सभी से कहता है कि डोर ऑफ ट्रायल्स को पार करते ही उन्हें एक नई पावर मिलेगी और वो पावर गोल्ड रैंक प्लेयर के बराबर होगी। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। टाइगा उन सभी से कहता है कि गेट के अंदर जाकर अपनी नई पावर्स को लो और मेरे साथ शामिल हो जाओ। सिकिशिमा को टाइगा की रिपोर्ट्स आ चुकी थी और वो ये देखकर चिढ़ जाता है कि टाइगा ने उसके जैसा हेयर स्टाइल कर लिया है। सुबारू सिकिशिमा से पूछता है कि ये ब्लैक डोर क्या है, लेकिन सिकिशिमा को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो सभी जल्दी से स्कूल की तरफ जाना चाहते थे। सोतारी को नहीं पता था कि इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, कहीं वो टाइगर के मिनियंस न बन जाएं। तभी टाइगर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि वो गेट के अंदर क्यों नहीं जा रहा। टाइगर को देखते ही सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। टाइगर उन दोनों से कहता है ये हमारी गलती नहीं है कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हमने भी वही डिफिकल्टी लेवल का ट्रायल दिया है जो गोल्ड रैंक प्लेयर देते हैं, लेकिन तुम सभी कमजोर रह गए। क्या ये अनफेयर नहीं है? और गोल्ड रैंक प्लेयर को सभी पसंद करते हैं। चलो सभी को दिखा दें कि चूजन वन कौन है। ये सब सुनकर सोतारी अपने बचपन को सोचने लगता है कि कैसे उसकी बहन रो रही थी जब उसके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए। उसकी बहन रोए जा रही थी। वो सोतारी से पूछ रही थी क्या वो अच्छी लड़की नहीं है। तब सोतारी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है? उसका भाई तो उसके साथ है ना। वो अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए जब कचड़े से कुछ बिन रहा था तब एक आदमी आकर उसे मारने लगता है कि वो उसके कचड़े को हाथ क्यों लगा रहा है। सुबारू मार खा के वहाँ से जाने लगता है और यही सोचता है कि वो अपनी बहन की भूख को कैसे मिटाए। वो एक घर के अंदर देखता है जहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन जब उस बच्चे की मदर सोतारी को देखती है तो वो अजीब सा मुंह बना लेती है और खिड़की को पर्दे से ढक देती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर उसे कुछ हो गया तो कैना के साथ क्या होगा। वो यही सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सोतारी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उसके सामने एक कॉपर रैंक का डोर अपीयर होता है और ऐसे ही वो एक कॉपर रैंक का प्लेयर बन जाता है। फिर सोतारी टाइगर से कहता है कि वो भी तो चूजन वन था, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब टाइगर बताता है कि उसने अपने बड़े भाई से डोर को चोरी किया था। वो कोई चूजन वन नहीं है बल्कि सुबारू चूजन वन था और अब देखो वो उसे फिर से चुना गया और इसीलिए वो सुबारू को मारना चाहता है और इसीलिए अब मैं दुनिया को उथल पुथल करने वाला हूँ क्योंकि डार्क डोर ने अब मुझे चुना है। फिर टाइगर सोतारी से पूछता है क्या वो भी सुबारू से बदला लेना चाहता है, अगर हाँ तो वो टाइगर को ज्वाइन करे। सोतारी सोचता है कि अगर वो ना कर देगा तो वो पक्का मारा जाएगा, लेकिन उसे अपनी बहन के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। यही सोचकर वो गेट के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी बहन का मैसेज आता है जो सोतारी को अच्छा भाई कह रही थी क्योंकि वो पोर्क कटलेट लाने वाला है। लेकिन सोतारी सोचने लगता है कि क्या वो सच में अच्छा है। जब उसे कॉपर गेट मिला तो उसने सोचा कि अब वो अपनी बहन को कुछ खिला सकता है, लेकिन हुआ क्या, वो एक बुली बन गया। उन सभी को पता चला कि टाइगर उसके स्कूल में पढ़ने आ रहा है और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनका बुली करना रुक जाएगा। उन्हें पता चलता है कि टाइगर का एक बड़ा भाई भी है जो एक आम आदमी है और इसीलिए वो सभी सुबारू को बुली करने लगे ताकि टाइगर उन्हें कुछ ना कहे। और इसीलिए वो सोच रहा था कि क्या वो सच में एक अच्छा आदमी है। वो तो हमेशा से कमजोरों पर राज करने की कोशिश कर रहा था। यही सब सोचकर उसे लगता है कि वो एक बेकार इंसान है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि क्या वो उसकी बहन के लिए आज रात पोर्क कटलेट बना सकता है, जिस पर उसका दोस्त हाँ कहता है। साथ ही सोतारी अपने दोस्त से कहता है कि वो सोतारी की तरफ से सुबारू को सॉरी कह दे। ये कहकर वो टाइगर पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर टाइगर हंसने लगता है। सोतारी का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोतारी उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। उसका दोस्त वहाँ से भागते हुए कहता है कि सोतारी को जिंदा वापस आना है। टाइगर ये जानना चाहता था कि सोतारी ऐसा क्यों कर रहा है। तब सोतारी बताता है कि अगले दिन सुबारू ने उसकी बहन की जान बचाई, साथ ही सुबारू ने उसे थैंक यू भी बोला। उसे लगता है कि वो बहुत पैथेटिक हो चुका है। बचपन में वो यही सोच रहा था कि अगर वो मर गया तो कैना का क्या होगा, लेकिन सुबारू को देखकर उसे लगता है कि जब तक वो दुनिया में है उसके आसपास की सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। टाइगर सोतारी से कहता है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो पहले सुबारू को बुली किया करता था, लेकिन जब वो ताकतवर हो चुका है तो वो सुबारू के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। उसे तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन सोतारी कहता है कि उसे नहीं पता है वो क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि सुबारू के पास बहुत बड़ा दिल है और
और टाइगर तुम बहुत बेकार इंसान हो। ये सुनकर टाइगर उसके सर को पकड़ लेता है। सोतारी कहता है, कहना तुम्हारा बड़ा भाई सोचता है कि ये बहुत अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देख पाता तो मैं सेटिस्फाई हो जाता। और फिर टाइगर सोतारी को मार देता है। तभी सुबारू आ जाता है और ग्लास को तोड़ते हुए वो टाइगर के पास आ जाता है जहाँ उसे सोतारी की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर सुबारू को सोतारी की बहन की याद आ जाती है और इससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो टाइगर को पकड़कर बिल्डिंग को तोड़ते हुए उसे बाहर ले आता है। टाइगर सुबारू को देखकर कहता है, तुम तो बहुत जल्द ही मेरे बराबर हो गए। सुबारू टाइगर से कहता है, भले ही वो सोतारी को पसंद नहीं करता था लेकिन चाहे कुछ भी हो उसने सोतारी को मारा क्यों। ये कहकर वो टाइगर को पंच मारने लगता है। टाइगर सुबारू से कहता है कि उसके पास जितनी पावर है वो टाइगर को दिखाए। टाइगर सुबारू के पंच का जवाब अपने पंच से देता है जिससे सुबारू का ब्लड आर्मर टूट जाता है। सुबारू को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। फिर टाइगर सुबारू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बुलेट उसके सामने से गुजरती है जो सिकिशिमा ने शूट किया था, जो टाइगर से कहता है अगर उसे सुबारू को मारना है तो उसे उन सबसे होकर गुजरना पड़ेगा। तब टाइगर कहता है, ये दूसरी बार है तुम सभी ने मिलकर मुझे घेरा है। टाइगर उन सभी को देखकर हंसने लगता है कि सिर्फ एक को मारने के लिए वो सभी आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि उसने एक लड़की को मार दिया। ये सुनकर वो तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी लाइट के स्पीड से रेंजी टाइगर के एक हाथ को काट देता है जिससे टाइगर को दर्द होने लगता है, लेकिन वो चुप नहीं था। वो रेंजी से कहता है, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारी फेस को ऐसा देखा है। इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रेंजी। जिस पर रेंजी कहता है वो खुद हैरान है कि वो इतना गुस्से में क्यों है। ऐसा इसलिए था क्योंकि टाइगर की वजह से साकुरा जख्मी हालत में बेड में पड़ी है। वहीं सुबारू रेंजी को देख ही नहीं पाया था कि उसने कब टाइगर का हाथ काटा और उसे आज पहली बार रेंजी की पावर्स का अंदाजा होता है। तभी रेंजी घूमकर सुबारू के हाल चाल लेने लगता है। तभी टाइगर अपने हाथ को अजीब शेप में ले आता है और रेंजी से कहता है उसका अपोनेंट अभी टाइगर है। टाइगर का हाथ बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत अजीब सा भी। वो अपने हाथ से रेंजी पर हमला करता है जिसे रेंजी अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। यह देखकर रेंजी हैरान हो जाता है। सुबारू तेजी से रेंजी की तरफ बढ़ता है ताकि वो रेंजी को बचा सके, लेकिन तभी एक बड़ा सा पंच उस अटैक को नलीफाई कर देता है और उनके बीच एक बड़ी सी दीवार आ जाती है। ये उडो की सेकंड स्किल थी जिससे उसने रेंजी को बचा लिया और इसे देखकर सुबारू भी रुक जाता है। पहली स्किल को छोड़कर कोई भी दूसरी स्किल गेट के बाहर नहीं यूज की जा सकती। इस पर गोल्ड रैंक प्लेयर को पाबंदी है, लेकिन उडो पनिशमेंट के लिए पहले से ही तैयार हो चुका था। उडो भी टाइगर से हैरान था कि उसने रेंजी की तलवार तोड़ दी। तभी सिकिशिमा अपनी गोल्डन परेड स्किल से टाइगर पर हमला करने लगता है जिसे साइका भी ज्वाइन करती है और वो भी टाइगर पर वैसे ही हमला करती है जैसे सिकिशिमा कर रहा था, लेकिन इससे टाइगर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो गोल्डन वॉल भी टूट जाती है। वो दोनों हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उडो को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ क्योंकि 5 स्टार का बॉस भी इस दीवार को नहीं तोड़ सकता है। फिर रेंजी उन सभी के पास आ जाता है। जो टाइगर के आसपास धुआं था वो डिफेंस की तरह काम कर रहा था। उसके स्किल्स में एक अलग तरीके का इफेक्ट है। जल्द ही उन सभी को मिलकर इसे ढूंढना होगा, लेकिन सिकिशिमा को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे। वुडो रेंजी से परमिशन मांगता है कि वो अपनी सारी स्किल्स का यूज कर सके, लेकिन रेंजी उसे मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी पावर से बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे और उन्हें पता है कि टाइगर ऐसा ही चाहता है। सिकिशिमा सारे रूल्स को तोड़ने के लिए तैयार था अगर चीजें बद से बदतर हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें टाइगर के स्किल्स में ये स्पेशल इफेक्ट क्यों आ रहा है ये पता लगाना होगा। उसकी गोलियां ऐसे गायब हो रही थी जैसे वो जलकर राख हो रही हूँ और वुडो की स्किल भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक साकुरा के हाथ और पैरों को मानो पत्थर की तरह तोड़ दिया गया हो। टाइगर उन सभी से कहता है कि उसका नाम इतिहास में एक भयावह की तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं तुम सभी को मारकर तुम्हारी बॉडी को पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, लेकिन शायद मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूं कि दुनिया तुम्हारी बॉडी को पहचान ही ना पाए। तभी सुबारू बगल से टाइगर पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सिकिशिमा सुबारू को ऐसा करने से मना करता है और सुबारू को बताता है कि वो जो भी चीज टच करेगा वो टूटकर बिखर जाएगी, इसीलिए उसके धुएं के अंदर मत जाओ। लेकिन सुबारू सिकिशिमा की बात नहीं सुनता। वहीं टाइगर सुबारू को मारने के लिए तैयार था। वो खुश हो
जाता है सुबारू को आते देखकर। टाइगर अपनी बड़े से हाथ से सुबारू पर हमला करता है, जिसे देखकर सिकिसिमा घबरा जाता है, लेकिन सुबारू एक जोरदार पंच टाइगर के मुंह पर मार देता है और टाइगर उड़ते हुए दूर जा गिरता है। टाइगर ने डिफेंस के लिए अपने ब्लड आर्मर का यूज किया था। जैसे ही उसका ब्लड आर्मर टूटा, उसने तुरंत ही नए आर्मर को रिजनरेट कर लिया और साथ ही उसने अपने पूरे आर्मर को ब्लड से कवर कर रखा था। जहाँ से भी थोड़ा सा ब्लड हटता, वहाँ पर न्यू ब्लड उसकी जगह ले लेता और इसी वजह से सुबारू टाइगर को मार पाया। सुबारू टाइगर से कहता है कि अब उसका डर जो टाइगर ने उसके जहन में भर रखा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। ब्लड मोल्ड का वर्जन 2, इमॉर्टल इनमर्नेस। ये सुनकर टाइगर गुस्सा हो जाता है कि सुबारू जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई टाइगर के खिलाफ बोलने की। वो सारे गोल्ड रैंक प्लेयर को डोर ऑफ ट्रायल से कवर कर देता है, जिनसे वही धुआं निकल रहा था। ये ऐसा धुआं था जो हवा को भी निचोड़ सकता था और उन सभी ने पहली बार ऐसी स्किल को देखा है जो डोर ऑफ ट्रायल्स को अपीयर कर सकती है और इस धुएं को सिर्फ सुबारू ही पार कर सकता है। टाइगर सुबारू से कहता है कि वो सबसे पहले उनके दोस्तों को ढोल में बदलेगा। सुबारू साइका की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि कैसे साइका एक बार मरते मरते बची है। वो सभी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। तभी रेंजी अंदर सिकिसिमा और उडो को परमिशन दे देता है कि वो दोनों सभी स्किल्स को यूज कर सकते हैं। सुबारू जो बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था, ये सुनते ही वो अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी प्रेजेंस से वो सभी हैरान थे। सुबारू टाइगर से कहता है, तुमने मेरे दोस्तों को छुआ, वो भी मेरे सामने। नहीं, तुमने मेरे दिल को छुआ है, जो अब पूरी तरीके से आग के लपटों में घिरा हुआ है। वैंक्विश की 3 सबसे पावरफुल स्किल्स जो उसने सुबारू को दी हैं, उनकी पावर 30% तब बढ़ जाएंगे जब सुबारू के दिल में नफरत होगी। ये पहली फाइट में इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ था क्योंकि तब सुबारू ताकतवर नहीं था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। टाइगर और सुबारू दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। टाइगर अपने फौज से सुबारू पर हमला करता है, जिसे सुबारू अवॉइड कर और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसे टाइगर अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन बढ़ी हुई पावर्स की वजह से टाइगर का हाथ वहीं से टूट जाता है, जिससे टाइगर भी हैरान था और वो दर्द में करहाने लगता है। सुबारू अपने टेंटिकल से टाइगर के हाथ को जकड़ लेता है और पहले किक से उसके सर को जमीन में मारता है और जब उसका सर जमीन में लड़ने वाला था तब सुबारू से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो हवा में उछल जाता है। सुबारू की बढ़ी हुई पावर से वो अपने टेंटिकल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो अपने सभी टेंटिकल से हवा में ही सुबारू को मारने लगता है। ये एक ऐसा जंजाल था जिसमें अगर फंस गए तो निकलना नामुमकिन हो जाता है। टाइगर को पीट कर सुबारू नीचे फेंक देता है। जब सुबारू टाइगर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी गेट से आवाज आती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस गेट से किसी की आवाज आ रही है, जो सुबारू से कहती है कि ये तो ब्लड मोल्ड है, जिसे घोल साथ ही वो एक और इंसान का नाम लेता है या फिर क्रिएचर, और आगे कहता है वैंक्विश इन सभी लोगों ने यूज किया है और इसीलिए टाइगर के पास कोई चांस नहीं है कि वो तुमसे जीत पाए। तभी सिकिसिमा सुबारू से कहता है कि उसे टाइगर से अभी बहुत कुछ पूछना है, इसीलिए वो रुक जाए। यह सुनते ही सुबारू रुक जाता है और अपनी पूरी पावर को कैंसिल कर देता है। सुबारू सिकिसिमा से पूछता है कि इस फॉग का क्या। तब सिकिसिमा साइका से कहता है क्या वो सुबारू के जैसे रेड फॉग को निकाल सकती है। तब साइका हाँ कहती है और वो ब्लड मोल्ड से उसी फॉग को बनाती है जैसा सुबारू करता है, जिससे वो सारा डार्क फॉग हट जाता है, जिसकी स्मेल को सूंघकर सभी कहते हैं ये तो आयरन की तरह लग रहा है। साइका ये देखकर हैरान होती है कि सारा डार्क फॉग खत्म हो गया, जिस पर सिकिसिमा उसे कुछ रिएक्शन के बारे में तो बताता है जो मेरी समझ के बाहर है। अगर मुझे समझ में आता तो क्या मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा होता। और यही रिएक्शन सिकिसिमा डार्क डोर के ओनर से पूछता है। ये सुनते ही उस डोर के ओनर की आंख दिखाई देने लगती है, जो उन सभी से कहता है तुम लोगों ने तो इतनी जल्दी ही मेरे स्किल्स के पीछे का राज पता कर लिया। सिकिसिमा उसके इरादों को पूछता है कि वो क्या करना चाहता है, तो वो क्रिएचर बताता है कि वो स्काई क्लॉक को तोड़ना चाहता है। जब सिकिसिमा उससे ये पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, तब वो क्रिएचर कहता है मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम सभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, काश टाइगर भी तुम जैसा होता। फिर सिकिसिमा उस क्रिएचर से ये पूछता है क्या वो और कुछ कहना चाहता है। तब वो क्रिएचर उन तीनों का नाम लेता है, रेंजी, वुडो, सिकिसिमा। तुम तीनों ही टाइगर के हाथों हरा दिए गए थे। जिस पर सिकिसिमा कहता है तुम हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी सुबारू कहता है तुमने जो तुक्का लगाया है वो बस तुक्का ही है, क्योंकि सुबारू ऐसा कभी होने नहीं देगा। ये सुनकर वो क्रिएचर हंसने लगता है और वो गेट वहाँ से डिसअपियर होकर सुबारू के सामने आ जाता है। वो क्रिएचर सुबारू से कहता है तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम तो वैंक्विश के सबऑर्डिनेट हो। सुबारू को इस बात से हैरानी नहीं होती कि वो वैंक्विश को जानता है, क्योंकि
उसने ये सब बहुत बार नोटिस किया है कि ब्लड मोल्ड को देखते ही सभी मॉन्स्टर से हैरान हो जाते हैं। सुबारू उस क्रिएचर से पूछता है कि वो कौन है। तब वो क्रिएचर अपना नाम बताता है, जिसका नाम कोकू काइजी था, जो एक बड़ा सा बच्चा था। ऐसे बच्चे जो पेट के अंदर होते हैं, ये द ब्लैक एमियोटो किंग है। वो इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, इसीलिए वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और यहाँ के सारे लोगों को भी। लेकिन सुबारू कहता है वो ऐसा होने नहीं देगा और सुबारू उस किंग पर हमला करता है। लेकिन वो गेट टाइगर के पास अपीयर होता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो सभी उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और वहीं रूफटॉप पर दो लोग खड़े होकर उन सभी को देख रहे थे। ये दोनों काफी देर से यहाँ खड़े हैं। फाइट के बीच में सिकिसिमा ने इन्हें नोटिस कर लिया था और सेम टाइगर जैसी प्रेजेंस से इनसे निकल रहे थे, लेकिन ये टाइगर से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। यानी उन लोगों ने जितना सोचा है, दुश्मन उससे कई ज्यादा आगे है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर टाइगर को अपनी डायमेंशन में ले आया था। वो टाइगर से कहता है, देखा तुम फिर से उन सबके सामने हेल्पलेस हो गए, मेरे कमजोर बेवकूफ बदसूरत टाइगर। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्गर, फेम, मनी और हैंडसम होना, और जो तुम चाहते हो वही मैं करूंगा। मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा ताकि तुम अपने लिए वो सब हासिल कर सको जो तुम चाहते हो। फिर वो क्रिएचर अपने नन्हे नन्हे बड़े हाथों से टाइगर को मसल देता है और वहीं उसकी डायमेंशन में बहुत सारे प्लेयर आ गए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश था। और सभी यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो ताकतवर हो सकें, चाहे उन्हें कोई भी कीमत देनी पड़े। उन सभी के पीछे बहुत सारे हाथ आते हैं और वो मॉन्स्टर उन सभी से कहता है, चलो साथ मिलकर सबको खत्म कर दें। अगले दिन सुतारी का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ सभी उदास बैठे थे। सबसे ज्यादा उसकी बहन, जो पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। सुबारू दूर से खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी सुतारी का दोस्त आता है और सुबारू को वो बताता है जो उसने अपने आखिरी शब्द कहे थे, जिसमें उसने सुबारू से माफी मांगा था। सुतारी का दोस्त सुबारू से बताता है कि वो आखिरी समय में हेल्पलेस था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसने काना को अकेले क्यों छोड़ दिया। ये कहकर वो रोने लगता है। कुछ देर बाद सिकिसिमा और सुबारू एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। सिकिसिमा सुबारू को बताता है कि अब डार्क डोर अपीयर नहीं हो रहे हैं, स्कूल में सिर्फ 5-6 लोग बचे हैं और बहुत सारे लोग शहर से गायब हो रहे हैं। वहीं सुबारू गेट्स को क्लियर कर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो नेक्स्ट डोर ऑफ ट्रायल्स में वैंक्विश से साइका के बारे में पूछ पाए। जिस पर सिकिसिमा सुबारू से कहता है, तुमने तो ये भी कहा था कि तुम आगे जाकर हम सभी को टाइगर से प्रोटेक्ट करोगे। तब सुबारू कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सभी को मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर सिकिसिमा सुबारू को बताता है कि वो अगले दिन रेंजी के साथ गेट्स क्लियर करेगा। फिर अगले दिन सुबारू रेंजी के साथ गेट्स क्लियर करने जाता है। सिकिसिमा ने सुबारू को गेट क्लियर करने से पहले कुछ चीजें बताकर भेजी थी। सबसे पहले सुबारू के फाइट करने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसीलिए सिकिसिमा उसे कुछ सिखा नहीं सकता। उसके कॉम्बैट का तरीका बहुत अलग है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसीलिए तुम्हें रेंजी से सीखना चाहिए। सुबारू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज रेंजी के साथ गेट्स क्लियर करेगा। साथ ही रेंजी ने अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया था, जिसकी सुबारू तारीफ करता है। जब वो दोनों अपने गेट के पास पहुंचते हैं तब वहां पर दूसरी टीम आ जाती है, जिसका नाम यामदा क्लब था, जिसे रेंजी पहले से जानता था। जब रेंजी यामदा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तब यामदा कहता है कि उसने इस गेट को बुक किया है, जिसे सुनकर रेंजी अपनी डायरी में देखता है और यामदा से कहता है, लगता है उससे कोई गलती हो गई है। जो उसने गेट बुक किया है वो नेरिमा सिटी में है, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। यह सुनकर सुबारू हैरान हो जाता है कि रेंजी उन्हें गलत जगह पर ले आया है। 1 घंटे बाद वो सभी उस 5 स्टार डंजन में आ जाते हैं। रेंजी सुबारू को बताता है कि ये 4 स्टार डंजन से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर तुम खतरे का अनुमान भी नहीं लगा सकते, इसीलिए अपने गार्ड को डाउन मत करना। ये कहते कहते वो खुद एक दलदल में फंस जाता है। सुबारू उससे पूछता क्या वो खुद से बाहर आ जाए या ब्लड मोल्ड से सुबारू उसकी मदद करे, लेकिन इससे पहले रेंजी पूरा दलदल में चला जाता है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि रेंजी के साथ क्या दिक्कत है। सिकिसिमा ने सुबारू को बताकर भेजा था कि वो रेंजी के साथ थोड़ा सतर्क रहे। पहली नजर में वो स्मार्ट लग सकता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर देगा, लेकिन उसके पास उसकी स्ट्रेंथ के अलावा कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। सुबारू ये देखकर सदमे में चला जाता है कि वो जिसे हमेशा से एडमायर करता था वो इस तरीके का है। तभी वहाँ पर एक आयरन आंट आ जाती है जो 43 लेवल पर थी। सुबारू उस पर हमला कर उसे मारता कि तभी रेंजी अपनी 4th स्किल टाइटन स्वॉर्ड का यूज करता है, जो दलदल से निकलकर उस आंट को बीच से काट देती है। रेंजी को पता है कि वो हैंडसम है, उसके पास अच्छे मैनर्स हैं, लेकिन जो लोग उसे हमेशा से जानते हैं उन्हें खुशी है कि रेंजी एक प्लेयर बना। बचपन में रेंजी के पास कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी। रेंजी के पेरेंट्स ने सोचा कि वो चालाक
होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उसके पेरेंट्स से निराश होने के बजाय उसको बहुत प्यार दिया, उसे बड़े लाड से रखा। जब वो चौथी क्लास में था उसने अपने फ्रेंड को बचाया जो क्लास में बुली हो रहा था। उसका फ्रेंड रोने लगा, उसने रेंजी को धन्यवाद कहा, लेकिन अगले दिन वो पुलिस का टारगेट बन गया। वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था कि दूसरों ने उसके साथ क्या किया, बल्कि वो ये जानकर ज्यादा हैरान था कि जिस फ्रेंड को उसने बचाया वही आज उसे बुली कर रहा है। लोग हमेशा धोखा देते हैं और उसने अपनी कमजोरी की वजह से ऐसा किया। रेंजी ने उस दिन से डिसाइड किया वो किसी को भी रास्ते में नहीं छोड़ेगा और इस तरह से रेंजी का मानना था कि वो सच्चा दोस्त बनाने में सक्षम होगा। सायरन आंट को मारने के बाद रेंजी थोड़ा सा दलदल के ऊपर आ जाता है। वो सुबारू से ब्लड मोल्ड से उसे खींचने के लिए कहता है। तभी साइका रेंजी से पूछती है कि वो कितनी बार दलदल में इसी तरह गिर के सेटिस्फाई होगा। तब रेंजी उन दोनों से माफी मांगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। जब सुबारू ने ब्लड मोल्ड से रेंजी को खींचा तब वो बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही रेंजी दलदल से बाहर आया वो नीचे से अपने साथ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ले आया। रेंजी ने अपने आप को एक चारी के तौर पर यूज कर इस मॉन्स्टर को हराया है, यही बात वो उन दोनों से बताता है। तब सुबारू को समझ आता है कि रेंजी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा है। रेंजी हमेशा ये देखता है कि सबसे पहले फाइट वो करे ताकि वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर पाए। रेंजी को देखकर लगता है कि उसके वीक स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि रेंजी फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड भी, और इसीलिए रेंजी एक प्लेयर है, फर्स्ट गोल्ड रैंक प्लेयर। तभी सुबारू रेंजी को एक टॉवल निकाल कर देता है क्योंकि रेंजी बहुत भीग चुका था। ये देखकर रेंजी उससे कहता है लगता है तुम तैयारी से आए हो। जब सुबारू यहाँ पर आ रहा था तो सिकिशिमा ने सुबारू को एक बैग दिया था जिसमें कुछ टॉवल और ड्रिंक के साथ कुछ और चीजें, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और यही बात सुबारू रेंजी को बताता है कि सारी चीजें सिकिशिमा ने पहले ही तैयार कर ली थी। वही रेंजी और सिकिशिमा ने अपने काम को बदल लिया था, जिसकी वजह से रेंजी का काम सिकिशिमा कर रहा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। सभी जल्दी से साकुरा के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो ये काम अच्छे से संभाल सकती है। रेंजी सुबारू को बताता है कि जब उनकी गिल्ड बनी तब सिकिशिमा, वुडो, साकुरा और वो साथ में थे और इसीलिए सिकिशिमा उसे अच्छे तरीके से जानता है। वो चारों 8 साल से साथ हैं और इसीलिए रेंजी टाइगो को कभी माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने साकुरा को इतना जख्मी कर दिया। चाहे वो सुबारू का भाई ही क्यों ना हो, लेकिन वो टाइगो को कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर सुबारू सतारी और उसकी बहन के बारे में सोचता है और रेंजी से कहता है उसके पास भी एक रीजन है टाइगर से फाइट करने का, चाहे कुछ भी हो लेकिन वो पहले से इसके लिए तैयार है। ये सुनकर रेंजी खुश हो जाता है। इस गेट का मैप बहुत बड़ा था। वो दोनों चलते चलते बहुत दूर आ जाते हैं। अब रेंजी को 20 किलोमीटर दूर एक बॉस दिखाई दे रहा था। ये जानकर सुबारू हैरान होता है। तब रेंजी बताता है कि उसकी स्किल है ये, जिसका नाम हाउकाइज है, जिसे वो 100 गुना तक जूम कर सकता है। एक गोल्डन नाइट के लिए ये स्किल आम बात है और साथ ही में अब सुबारू भी उसे देख सकता है क्योंकि वो बॉस मॉन्स्टर एक पेड़ था जो जमीन के अंदर था, लेकिन अब वो बाहर आ चुका है, जिसके पास बहुत सारी आंखें थी और वो 81 लेवल का था। वो पेड़ देखने में बहुत बड़ा था जो दूर से भी देखा जा सकता था, जिसे देखकर रेंजी अपनी टाइटन स्वॉर्ड से उस पेड़ पर हमला करता है, लेकिन उसकी टाइटन स्वॉर्ड ही टूट जाती है और वो पेड़ भी जवाबी हमला करता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से जगह जगह पर गड्ढे हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए सुबारू और साइका हवा में चले गए थे और ब्लड मोल्ड से सुबारू ने रेंजी को भी पकड़ रखा था। सुबारू उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान था क्योंकि उसका अटैक रेंज रेंजी के बराबर था। उसे पता चला कि 4 स्टार के बॉसेस तो कुछ भी नहीं थे, यहाँ के नॉर्मल मॉन्स्टर ही 4 स्टार के बॉस के बराबर हैं। रेंजी बताता है कि ये बॉस मॉन्स्टर 5 स्टार का लोअर बॉस है। रेंजी अपने पास से तलवार निकालता है जिससे वो बॉस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसकी तलवार का हैंडल छोड़ पूरी तलवार ही उड़ते हुए उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। सुबारू इस बात से हैरान था कि ये तो 5 स्टार का सिर्फ लोअर बॉस है, हायर बॉस कितना ताकतवर होगा। साथ ही रेंजी सुबारू की तारीफ करता है कि वो इतना ऊंचा उड़ पा रहा है। तब सुबारू बताता है कि वो ज्यादा देर तक ये नहीं कर सकता क्योंकि इससे बहुत ज्यादा माना जाता है। तब रेंजी कहता है कि इससे बहुत ज्यादा मदद हुई है। वही रेंजी के इस हमले से ग्राउंड को चीरते हुए वो तलवार बॉस मॉन्स्टर को जा लगती है और हवा में होने की वजह से रेंजी ये बहुत अच्छे से कर पाया। ये रेंजी की 6वीं स्किल है जिसका नाम वार्प एज है, जिससे तलवार की ब्लेड निकलकर मॉन्स्टर पर जा लगती है। लेकिन इस टेक्निक में हो सकता है कि ब्लेड वापस ही ना आए तब तक जब तक बॉस मॉन्स्टर हराया नहीं जाता और उसमें बहुत ज्यादा माना भी जाता है। इसका यूज तभी करना चाहिए जब तुम्हें पता हो कि जीत निश्चित है और रेंजी को पता था कि वो जीत जाएगा। वो बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है और रेंजी जीत जाता है। फिर वो दोनों गेट से बाहर आ जाते हैं। रेंजी सुबारू के हार्ड वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करता है और उससे माफी भी मांगता है कि उसने खुद से बॉस मॉन्स्टर को हरा
दिया और साथ ही उसने जो मिस्टेक की है सुबारू सिकिशिमा को न बताए। लेकिन सुबारू कहता है कि उसने पहले ही इसके बारे में सिकिशिमा को बता दिया है, उसने पूरी रिपोर्ट सिकिशिमा को भेज दी है। तभी पीछे से गुस्से में सिकिशिमा रेंजी को बुलाता है और रेंजी को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। रेंजी सुबारू से कहता है इसी टाइम पे यहाँ पर मिलेगा और अगले दिन भी वो 5 स्टार गेट को क्लियर करेंगे। फिर रेंजी अपने अपार्टमेंट आ जाता है जहाँ वो वही 5 स्टार के लोअर क्लास के बॉस के बारे में सोच रहा था। साथ ही वो रेंजी के बारे में सोच रहा था कि उसके फाइट करने का तरीका कैसा है ताकि वो रेंजी के फाइट स्टाइल को अडॉप्ट कर सके, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोकू काइजी के डायमेंशन में पूरे 20 प्लेयर हो चुके थे और इसलिए उन लोगों ने अपनी चाल को चलना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग उसी टीम के पास आते हैं जिसे सुबारू पहले मिल चुका था। इस टीम का नाम टीम ग्रैग से है, जिनके सामने वही डार्क डोर के प्लेयर हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलियट के पास भी एक डार्क डोर का प्लेयर आ चुका था जो जूलियट को मारना चाहता था। जूलियट उसे देखकर अगली बुलाता है। ये सुनकर वो प्लेयर जो सेंटीपीड को कंट्रोल कर रहा था वो जूलियट से कहता है जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हें मार कर तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। दरअसल इन लोगों का प्लान था कि ये लोग प्लेयर को हंट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिकिशिमा को कॉल आता है जो जूलियट ने लगाया था। जूलियट सिकिशिमा को बताता है कि उसने एक प्लेयर को मार दिया है जो उस पर हमला करने के लिए आया था। ये सुनकर सिकिशिमा उस पर गुस्सा करता है और जूलियट से कहता है कि अभी तक उसके क्राइम की पनिशमेंट डिसाइड नहीं हुई है और उसने एक मर्डर कर दिया है। अभी तक वो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से बचा है। ये सुनकर जूलियट सिकिशिमा से कहता है मैं तो विक्टिम हूँ, वो मुझ पर हमला करने आया था और मैंने अपने बचाव में ये सब किया। साथ ही जूलियट के पास उस प्लेयर का कार्ड भी था जो एक कॉपर रैंक का प्लेयर था और ये डार्क फिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक टाइगर के सभी मेंबर्स को डार्क फिक्शन के साथ घोषित कर दिया गया है। सिकिशिमा के पूछने पर जूलियट उस प्लेयर की पहचान बताने लगता है कि वो एक बड़े से सेंटीपीड को कंट्रोल कर रहा था। जब सिकिशिमा ने उसकी रिपोर्ट देखी तो उसमें दूसरी स्किल लिखी हुई थी। ये स्किल उस प्लेयर के पास थी ही नहीं, मतलब डार्क डोर ने उसे एक न्यू स्किल दी है। कल रात बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ है जिनमें से सिर्फ एक ही फाइट बैक कर पाया है और वो है जूलियट। इसलिए सिकिशिमा जूलियट को केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि इसे देखकर लगता है कि ये ऐसे ही खत्म नहीं होगा। ये सुनकर जूलियट कहता है कि वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। जूलियट को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। ये डार्क डोर उसे सुबारू के रेनबो डोर की तरह लगता है और एक डार्क रैंक प्लेयर ने टॉप सिल्वर रैंक टीम को वाइप आउट कर दिया था और जो लोग भी प्लेयर्स को हंट कर रहे थे उनको टाइगर की तरफ से परमिशन मिल गई थी कि वो जाकर गोल्ड रैंक प्लेयर को हंट कर सकते हैं। अगले दिन सुबारू रेंजी के साथ एक और गेट क्लियर करने के लिए जाता है जहां पर सुबारू थर्ड रिकार्नेशन डिपार्टमेंट से मिलता है जो गेट के अंदर की जानकारी लाकर देते हैं और उसके लीडर का नाम काउसाका है। सुबारू इसे देखकर कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम मैरिड हो, जिस पर काउसाका बताती है कि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है कि कोई प्लेयर मैरिड हो क्योंकि इसमें जान का रिस्क होता है और इसीलिए मैं कभी फ्रंट लाइन पर नहीं जाती और इसीलिए सिकिशिमा ने रिकार्नेशन डिपार्टमेंट को मुझे ज्वाइन करने के लिए कहा। और जब आपने व्हेल मॉन्स्टर को मारा था तब मेरे हस्बैंड को पता चल गया था कि वो आराम से इस सिटी में रह सकते हैं और इसीलिए वो सुबारू को थैंक यू कहती है। फिर वो सुबारू को गेट के अंदर की जानकारी देने लगती है। गेट के अंदर 2 सीट है जो स्टॉर्म और थंडर की है। ये बहुत छोटी जगह है जहाँ पर सिर्फ गार्डन और पैलेस है और वहाँ पर 2 थ्रोन्स रखे हुए हैं जो टॉप फ्लोर पर है और इस गेट के अंदर 2 बॉसेज हैं। सुबारू ने पहले ही एक गेट में मल्टीपल बॉस को देख लिया था। जब वो अपने पहले गेट में गया था तो वहाँ पर उसे 2 बॉसेज दिखाई दिए थे और फिर से उसके सामने 2 बॉसों वाला गेट है, लेकिन इस बार ये 5 स्टार का गेट है। फिर वो दोनों गेट के अंदर जाने लगते हैं। सुबारू का दिल शांत था क्योंकि सुबारू के साथ रेंजी जा रहा है। जैसे ही वो दोनों गेट के अंदर जाते हैं वैसे ही डार्क डोर फिक्शन के लोग आ जाते हैं और काउसाका के टीममेट्स को घायल कर देते हैं। ये डार्क डोर फिक्शन का आदमी कहता है जिसका नाम केई है, तुम सभी बहुत ज्यादा वीक हो। सिकिशिमा ने केई को हर जगह पर डार्क फिक्शन का आदमी घोषित कर दिया है और काउसाका भी जान जाती है कि ये क्रिमिनल है, इसीलिए वो केई पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन केई उसे जख्मी कर वहीं पर उसे गिराकर उसके सर पर पैर रख देता है। सुबारू और रेंजी 5 स्टार गेट में चले गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन केई अपने फिक्शन को बताता है और उनसे कहता है कि 10 मिनट में ब्लैक डोर को अपीयर करो। वहीं दूसरी तरफ कोकू काइजी के डायमेंशन में टाइगर इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहा था जो पूरी तरीके से बदल चुका है। सुबारू और रेंजी गेट के अंदर आ जाते हैं और उन्हें सामने गार्डन के साथ पैलेस दिखाई दे रहा था और इस गेट का टाइम लगभग 330 दिन था। फिर रेंजी साइका से गेट को
बंद करने के लिए कहता है ताकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। जैसे ही साइका गेट को बंद करती है उन्हें नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो बिना बॉस को हराए इस गेट से बाहर नहीं जा सकते और वहाँ का मौसम अचानक से बदल जाता है। जैसा कि नाम था थंडर एंड स्टॉर्म, वैसे ही यहाँ चीजें हो रही थी। वो सभी बॉस के प्रेजेंस को महसूस कर सकते थे और जो प्रेजेंस इन तीनों ने महसूस की है वो बहुत ज्यादा अलग है। उन तीनों को पता चल गया था कि ये टॉप क्लास 5 स्टार डंजन है। पहले बॉस का नाम स्टॉर्म डेल्टा था जो 89 लेवल पर है और दूसरे बॉस का नाम थंडर क्लिम था जो 93 लेवल पर है। डेल्टा क्लिम से कहता है क्या तुमने इन दोनों के प्रेजेंस को महसूस किया? पहला शाइनी गोल्ड नाइट और दूसरा सुबारू जो इमॉर्टल की स्मेल है और इमॉर्टल की स्मेल को ये दोनों बहुत हेट करते हैं। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता है कि सुबारू वैंक्विस का सबऑर्डिनेट है। वो दोनों सुबारू को देखकर हंसने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो यहाँ पर जिंदा भी नहीं रह पाएगा। फिर वहाँ पर नॉर्मल मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और 60 लेवल पर थे। ये देखकर सुबारू साइका से कहता है कि वो माना बेझिझक इस्तेमाल करे, सुबारू इसे संभाल लेगा, इसलिए चिंता करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर साइका सुबारू से कहती है कि वो कसम खाती है कि वो साइका की बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। ये कहकर वो हवा में उड़ने लगती है और ब्लड मोल्ड के साथ डिवर्जन का यूज करने लगती है जिससे एक किलिंग फील्ड तैयार हो जाता है। और वहीं रेंजी अपनी फर्स्ट स्किल गोल्ड स्वॉर्ड का यूज करता है। सुबारू को पता है कि अगर शुरुआत में ही उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की तो वो हार जाएगा, इसलिए वो भी ब्लड मोल्ड, डिवर्जन और ब्लड आर्मर का यूज करता है। रेंजी टाइटन स्वॉर्ड का यूज कर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देता है। एक मॉन्स्टर तेजी से रेंजी की तरफ बढ़ता है जैसे सुबारू अपने पैर से एक जोर की मारता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो मॉन्स्टर बस थोड़ा सा ही हिला है और उसने अपने आप को संभाल ही लिया है। वो सुबारू के पैर को पकड़कर घुमाकर नीचे जमीन में दे मारता है और साथ ही एक जोरदार पंच वो मॉन्स्टर सुबारू के सीने में मारता है जिससे सुबारू जख्मी हो जाता है। सुबारू ये देखकर हैरान होता है कि ये मेयर नाइट घोल और सुसी से ज्यादा ताकतवर है। फिर वो मॉन्स्टर सुबारू को जान से मारने वाला था जिसे देखकर रेंजी सुबारू को बचने के लिए कहता है। सुबारू उस सोल्जर के फेस पर किक करता है और कोहनी से उसके कोर को तोड़ देता है और अपने टेंटिकल से उसे दूर कर देता है और फिर उसे लपेटकर ग्लिम्ड का यूज करता है जिससे एक बड़ी सी तलवार उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और वो मारा जाता है। वो मॉन्स्टर पूरे 54 लेवल का था, लेकिन सुबारू का इससे लेवल अप नहीं होता क्योंकि उसे बहुत कम एक्सपी मिलती है। लेवल अप करने के लिए उसे एक और मॉन्स्टर को मारना होगा, लेकिन एक ही मॉन्स्टर को हराने में उसे इतनी दिक्कत हुई है। तभी 4 मॉन्स्टर सुबारू को घेरे लेते हैं जिसे देखकर सुबारू चेजल को बाहर निकाल लेता है। सुबारू विंग चेजल का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो स्किल बहुत ज्यादा माना खाती है, इसलिए वो डायरेक्टली इन मॉन्स्टर पर हमला करेगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी स्किल वज्रा शॉट का यूज करने लगते हैं जिससे उनके पास भी तलवार आ जाती है। रेंजी दूर से खड़ा होकर सुबारू को देख रहा था। रेंजी मन ही मन सुबारू से कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। उसने कल सारी रात बैठकर सोचा और रियलाइज किया कि वो चाहे जितनी बार रेंजी की तरफ देखे लेकिन वो रेंजी के जैसा नहीं बन सकता और ना ही उसे रेंजी के जैसा बनने की जरूरत है। जब से किसीमा ने सुबारू को ये कहा वो रेंजी के साथ जाकर उन्हें देखकर सीखे तो उनका मतलब था कि सिर्फ लेवल अप पर ध्यान दो। लेकिन जिस तरह से सुबारू फाइट करता है और अपने सेंसेस को होल्ड करता है और उसकी वो फीलिंग कि वो कभी हार नहीं सकता, उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, चाहे ये जैसा भी हो। लेकिन सुबारू हमेशा इसी तरह की बैटल का इंतजार करता है जिसमें एक तरफ जिंदगी तो दूसरी तरफ मौत हो और इसी वजह से सुबारू स्ट्रॉन्ग बनता है। वो सभी मॉन्स्टर सुबारू की तरफ बढ़ते हैं और सुबारू भी बेझिझक उन सबके बीच कूद जाता है। वो मॉन्स्टर सुबारू पर अपनी 2 तलवारों के साथ हमला करते हैं जिसे सुबारू अपनी तलवार के साथ ब्लॉक करता है और तभी पीछे से एक मॉन्स्टर सुबारू को जख्मी कर देता है। जख्मी होने के बावजूद सुबारू इस पर ध्यान नहीं देता और सामने से जो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है सुबारू उसके हाथ को टेंटिकल से पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके हाथ को सर के साथ धड़ से अलग कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब तक सुबारू पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। उस मॉन्स्टर के मरते ही सुबारू का लेवल अप हो जाता है और वो 31 से 32 लेवल पर चला जाता है और वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। उसका माना रिकवर होते ही सुबारू बाकी मॉन्स्टर्स पर अपनी स्किल डिवाइन चेजल का यूज करता है जिससे बहुत सारे स्लैश उन मॉन्स्टर्स पर लगते हैं और वो मारे जाते हैं। सुबारू 32 से
33 लेवल पर चला जाता है और फिर से उसका सारा माना रिकवर हो जाता है। अब वो आराम से इन मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। वहीं रेंजी इन मॉन्स्टर से बड़े आराम से फाइट कर पा रहा था। वो तो उन मॉन्स्टर्स की तरफ देख ही नहीं रहा था। रेंजी चाहता तो सुबारू की मदद कर सकता था, लेकिन सिकिशिमा ने रेंजी को ये करने से मना किया था जब तक उसे लगे ना कि रेंजी मरने वाला है। और साथ ही रेंजी सुबारू को कुछ भी न सिखाए। जब रेंजी सिकिशिमा से ये पूछता है कि क्यों, तब सिकिशिमा बताता है कि फ्यूचर में सुबारू सबके लिए एक एग्जिस्टेंस बनेगा जो उनकी तरफ खड़ा होगा और इसीलिए उसे एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसी बैटलफील्ड जहां वो मौत पर खड़ा हो। और वैसे भी रेंजी टीचिंग में अच्छा नहीं है, वो सिर्फ फाइट करने में अच्छा है, इसीलिए वो अपने जूनियर के सामने अपनी स्किल्स दिखाए। और इसीलिए रेंजी बहुत कूल अंदाज में यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। वो बिना देखे मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। रेंजी सुबारू को तैयार कर रहा है ताकि सुबारू उनकी होप बन सके, ताकि सुबारू इन्हें डार्कनेस से बचा सके। 8 साल पहले डंजन अपीयर होना शुरू हो गई थी और उस समय पर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का गेट था वो 3 स्टार का था। लेकिन 1 साल बाद 4 स्टार का गेट अपीयर हुआ और 3 साल बाद 5 स्टार का गेट अपीयर हुआ। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे स्टार भी इंक्रीज होते जा रहे हैं और हर स्टार के साथ डिफिकल्टी बढ़ जाती है। और इन्हीं सबको देखते हुए सिकिशिमा को लगा कि अगले साल 6 स्टार का गेट अपीयर हो सकता है और उसके 4 साल बाद 7 स्टार का गेट। और वो सभी स्टार इंक्रीज होने के साथ 10 गुना ज्यादा ताकतवर नहीं होते, यानी सभी गोल्ड रैंक प्लेयर को मिलकर 6 स्टार डंजन को कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन आने में देर नहीं लगेगी जब वो सभी गेट के नंबर के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। कोई कैसे ही एक ऐसे गेट को संभाल सकता है जो 5 स्टार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो और 6 स्टार के गेट का टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। अगर वो फेल करते हैं तो पक्का स्काई क्लाउड टूट जाएगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, चाहे वो जितनी भी चीजें सोच ले, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकल रहा कि वो इस प्रॉब्लम को संभाल सके। रेंजू को इस बात से डर है कि वो दिन जल्द ही आएगा जब वो अपने ट्रू फ्रेंड्स को खो देगा। क्या उनके पास कोई होप नहीं बची हुई है? जब वो दोनों ये बैठकर सोच ही रहे थे तभी सिकिशिमा के पास साकुरा का कॉल आ जाता है जो सोतारी के दोस्त के मर्डर केस में जांच करने गई थी, जिसके साथ वूडो भी था। साकुरा सिकिशिमा को बताती है कि यहाँ पर 2 प्लेयर हैं जो किसी रेनबो डोर के बारे में बात कर रहे हैं और तभी इनको सुबारू के बारे में पता चला। और ये जानते ही वो सभी सुबारू को ढूंढने लगे थे, इसलिए नहीं कि उसने कोई मर्डर किया था बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि सुबारू ही है जो 6 स्टार की गेट को क्लियर कर सकता है। यानी इन लोगों ने सुबारू पर अपनी नजर पहले से जमा रखी थी। सुबारू उन मॉन्स्टर से बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था जिसमें उसकी स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही थी। सुबारू जब एक मॉन्स्टर पर हमला करता है तो वो अपने पहले तलवार से सुबारू के अटैक को ब्लॉक करता है और अपने दूसरी तलवार से हमला करता है, लेकिन सुबारू उसके हमले को अपने पैरों से रोक देता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है, जिसे वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से ब्लॉक करता है। लेकिन सुबारू का हमला इतना पावरफुल था कि वो तलवार को काटते हुए मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देता है। सुबारू अपनी तलवार चेजल का यूज करना अच्छी तरीके से समझ चुका था, बस उसे अपनी ब्लेड के टिप पर कंसंट्रेट करना होगा और अपनी स्लैश को एनिमी पर लैंड करना होगा। इससे वो हाई डिफेंस वाले एनिमीज को भी हरा सकता है, वो भी कम से कम माना में। रेंजी भी सुबारू को देखकर समझ जाता है कि वो अपने आप से ही सीख लेता है। फिर सुबारू साइका की तरफ देखता है कि वो कैसा कर रही है। साइका फुल स्पीड से उन मॉन्स्टर्स के बीच से गुजर रही थी और उन पर हमला किए जा रही थी। उसने किलिंग फील्ड को चारों तरफ फैला दिया था। उसने चारों तरफ लार्ज अमाउंट में ब्लड सेल्स को फैला दिया था जो मॉन्स्टर से टच होते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइका का लेवल कम है, लेकिन फिर भी इससे डैमेज तो पड़ ही रहा था। साइका मिस्टर सुबारू और रेंजी के लिए कुछ एनिमीज को कम करना चाहती थी, चाहे थोड़ा थोड़ा डैमेज करके ही हो, और उसकी प्रायोरिटी है कि वो साइका की बॉडी को प्रोटेक्ट करे। जो मिस्टर सुबारू की इम्पोर्टेंट फ्रेंड है वो मॉन्स्टर के बीच से तेजी से गुजर कर जा रही थी, तभी एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है जो साइका पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। साइका को वो अटैक लगने ही वाला था कि तभी सुबारू आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। सुबारू साइका से थैंक यू कहता है कि वो सेफ है। ये सुनकर साइका ब्लेस करने लगती है, लेकिन साइका उसे थैंक करने से मना कर देती है और अपने आप को केयरफुल रखने के लिए कहती है। सुबारू भागते हुए रेंजी के पास आता है और रेंजी को बताता है कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका है, लेकिन उसका लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तब रेंजी कहता है मैंने ये नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरा लेवल बहुत ज्यादा हाई है और मुझे लेवल अप करने के लिए बहुत सारी एक्सपी चाहिए, लेकिन तुमने अगर ऐसा फेल किया है तो इसका मतलब है कि ये एक्स स्टेज है। इसका मतलब है कि बॉस दूसरी जगह पर है। आसान शब्दों में कहें तो ये जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं ये कभी खत्म नहीं होने वाले क्योंकि इन्हें समन किया जा रहा है और इसी वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट भी कम मिल रहा है क्योंकि ये समन किए गए मॉन्स्टर्स हैं। यानी यहाँ पर मॉन्स्टर्स के नाम पर सिर्फ 2 ही बॉस हैं। ये जानकर वो दोनों मॉन्स्टर्स हंसने लगते हैं कि उन्हें फाइनली
फाइनली पता चल चुका है कि यहाँ का माजरा क्या है, इसीलिए अब वो दोनों मॉन्स्टर्स को भेजने के बजाय खुद जाना चाहते हैं। वहीं सुबारू ये जानकर डर जाता है क्योंकि वो तो लेवल अप करके अपना माना और एक्सपी रिकवर कर ले रहा है, लेकिन रेंजी ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन रेंजी कहता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है क्योंकि इससे बॉस का माना ही खत्म हो रहा है। लेकिन वो दोनों बॉस जैसा चाहते थे वो दोनों वैसा ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों का ट्रम्प कार्ड बाहर आ जाए। रेंजी ये सोच ही रहा था कि तभी वो दोनों मॉन्स्टर्स पैलेस के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। रेंजी उन्हें देखकर वार्प एज यूज करने का सोचता है जिससे मैक्स माना का 80% खत्म हो जाता है, जो ग्राउंड को चीरते हुए एनिमी को खत्म कर देती है। लेकिन क्या वार्प एज दो लोगों को एक साथ मार सकती है? ये काम करे या ना करे, लेकिन रेंजी अपनी इस स्किल को यूज करना चाहता है। वो जैसे ही अपनी स्किल का यूज करने वाला था वहाँ का मौसम साफ हो जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर्स रेंजी के पीछे आ जाते हैं और रेंजी से कहते हैं कि उसे कोई भी गंदी ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो बस रेंजी के साथ एक फेयर फाइट करना चाहते हैं। फिर वो दोनों अपना नाम रेंजी को बताते हैं और रेंजी को एक फेयर फाइट के लिए चुनौती देते हैं। रेंजी ने पहली बार एक बॉस को बात करते हुए सुना था, लेकिन सुबारू ने इसे पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स एनिमल की तरह वाइल्ड होते हैं और जो भी उनके एरिया में आते हैं जंगली की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर्स मौसम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ ही वो प्लान भी बना लेते हैं। ये रेंजी के लिए थोड़ा सा अजीब है। रेंजी उन दोनों से बात करना चाहता था और वो दोनों भी बात करने के लिए मान जाते हैं। रेंजी उन दोनों मॉन्स्टर से डोर और गेट्स के बारे में पूछता है और साथ ही उनसे ये पूछता है कि अंडरवर्ल्ड क्रिएचर का पर्पस क्या है, कि वो हमारी दुनिया में आ रहे हैं। ये सुनकर डेल्टा रेंजी से पूछता है क्या तुम्हें लुडविग ने कुछ नहीं बताया? लुडविग जो रेंजी के साथ नाइट रहता है उसी का नाम है, उसी को रेंजी से पावर मिली है। रेंजी ये जानकर हैरान हो जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को लुडविग के बारे में भी पता है। खैर वो दोनों बताने लगते हैं कि वो बहुत सालों से यहाँ पर ट्रैप हैं। वो सारी चीजें रेंजी को बताएंगे जो उन्हें पता है। सुबारू ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो दोनों इतनी आसानी से इस दुनिया के राज को बताने वाले हैं। रेंजी भी डेस्परेट होकर उन दोनों से पूछ लेता है कि क्या वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जिस पर वो दोनों मॉन्स्टर हाँ कहते हैं। वो जैसे ही इस गेट के बारे में बताने लगते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ तो उनकी आवाज ही आना बंद हो जाती है। डेल्टा बताता है कि ये प्रोटेक्शन की वजह से हो रहा है। तब क्लिम कहता है लगता है ये नामुमकिन है कि हम दोनों सीक्रेट को बता सके। तब उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर एक लिमिट है जिससे मॉन्स्टर्स इंसानों को नहीं बता सकते कि वो कहाँ से आए हैं। ये सब सुनकर रेंजी और डेस्परेट होकर उनसे लिखने के लिए कहता है क्योंकि रेंजी को सिकिसीमा का डर था। अगर वो खाली हाथ गया तो सिकिसीमा रेंजी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो दोनों इससे भी मना कर देते हैं। लेकिन डेल्टा उन दोनों से कहता है एक चांस है, अगर वो फाइट कर उन दोनों को हरा देते हैं तो वो अपने सवालों के जवाब के करीब पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो दोनों रेंजी से फाइट करना चाहते हैं ताकि उनकी सोल सेटिस्फाई हो सके। फिर वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और एकदम से रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, इसलिए ताकि रेंजी से कौन फाइट करेगा, जिसमें डेल्टा जीत जाता है। यानी रेंजी से अब डेल्टा फाइट करेगा और सुबारू से क्लिम। फिर डेल्टा रेंजी को फाइट के लिए चुनौती देता है और तेजी से रेंजी पर हमला कर देता है, जिसे रेंजी अपनी तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। फिर रेंजी और डेल्टा इसी तरीके से फाइट करने लगते हैं। डेल्टा रेंजी की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि लुडविग ने एक अच्छा सबऑर्डिनेट चुना है, इसीलिए डेल्टा रेंजी के साथ कुछ फन करना चाहता है और डेल्टा भी रेंजी का अब तक का सबसे कठिन अपोनेंट होने वाला है। रेंजी उन दोनों की फाइट को देख ही रहा था कि तभी उसके बगल में क्लिम आ जाता है, जिससे सुबारू भाग खड़ा होता है। क्लिम को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी इमॉर्टल के सबऑर्डिनेट से फाइट कर रहा है। क्लिम को लगता है कि सुबारू उसे डिसअपॉइंट ही करेगा और क्लिम ये सुबारू की ही गलती बताता है। सुबारू की फाइट क्लिम के साथ होने वाली है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है क्योंकि उन दोनों ने बिना किसी डिकम्फर्ट के सुबारू और रेंजी से अच्छे से बात की है और इसी वजह से उसके सेंसेस कंफ्यूज हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसके सामने एनिमी खड़ा है तो भी वो रिलैक्स है। क्लिम सुबारू से कहता है कि वो सुबारू के साथ फन करने वाला है। वो सुबारू को तब तक तोड़ेगा जब तक सुबारू मर नहीं जाता है। ये कहकर वो एक जोरदार हमला सुबारू की तरफ करता है, जिससे एक जोरदार बीम सुबारू की तरफ जाती है। सुबारू को ये समझना चाहिए था कि रोड के किनारों पर जो कीड़े होते हैं उन पर दबाव डालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो इतने कमजोर हैं कि अपने आप ही मर जाएंगे। क्लिम देखता है कि सुबारू उस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाया। वो नहीं जानता कि वो किस इमॉर्टल का सबऑर्डिनेट है, लेकिन तुम जो भी थे बहुत बेकार और नकारा थे। सुबारू के हाथ और पैर जलकर राख हो चुके थे, बस उसकी बॉडी ही बची हुई थी जो पूरी तरीके से झुलस चुकी थी। रेंजी सुबारू की मौत से हैरान था। जैसे ही रेंजी का ध्यान भटका, डेल्टा ने रेंजी की एक आंख को पकड़कर उसे फोड़ दिया और कई सारे हमले रेंजी पर किए। रेंजी एक स्लैश मारकर डेल्टा को दूर करता है, जिससे डेल्टा
का एक अंगूठा जख्मी हो जाता है और वहीं रेंजी के एक आंख पूरी तरीके से फूट चुकी थी। क्लिम सुबारू की तलवार को देखता है जिस पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था, जबकि क्लिम का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था और इसी तलवार की वजह से वो सुबारू के अंदर इम्बैलेंस देख पा रहा था। क्लिम तलवार की प्रेजेंस को महसूस कर सकता था और क्लिम जान जाता है कि सुबारू इमॉर्टल वैंक्विश का सबऑर्डिनेट है। क्लिम सुबारू से कहता है तो तुम इमॉर्टल गॉड वैंक्विश के सबऑर्डिनेट हो। तभी वहां पर साइका आ जाती है जो सुबारू को घूरे जा रही थी। क्लिम साइका से कहता है कि अगर वो 1-on-1 फाइट के बीच में आई तो क्लिम उसे जान से मार डालेगा और ये इंसान भी ऐसा नहीं चाहता होगा। साइका सुबारू की मौत से रोने लगी थी। वो सुबारू की बातों को याद करने लगती है कि सुबारू उसे कैसे प्रोटेक्ट करता था। वो रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर सुबारू को उठने के लिए कहती है। वो सुबारू से भीख मांग रही थी कि सुबारू उठ खड़ा हो जाए। क्लिम साइका से कहता है मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन अब वो मर चुका है, वो खड़ा नहीं हो सकता। तभी सुबारू उठ खड़ा होता है और साइका से कहता है इसने सही कहा, तुम 1-on-1 फाइट में इंटरफियर नहीं कर सकते। क्लिम ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। सुबारू उसी टेक्निक को यूज कर रहा था जो उसने टाइगर से लड़ते समय यूज की थी, लेकिन इस बार सुबारू ने ब्लड की बहुत सारी लेयरिंग अपने ऊपर कर ली थी। लेकिन हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके दोनों हाथ और पैर जलकर राख हो चुके हैं और इस तरह से सुबारू ने मौत को भी चकमा दे दिया है। उसकी बॉडी पर जो जला हुआ खून था वो धीरे धीरे कर राख बन नीचे गिर रहा था और ब्लड मोल्ड से उसने अपने हाथ और पैरों को बनाया था। उसकी एचपी भी बहुत कम हो चुकी थी, लगभग वो मरने ही वाला है। क्लिम सुबारू का अब तक सबसे कठिन अपोनेंट होने वाला है। वो तो ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि उसके डिफेंस और सुबारू के डिफेंस में क्या अंतर है। लेकिन जो भी हो, अगर सुबारू यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है तो वो आगे जाकर और भी स्ट्रांग हो सकता है। वहीं क्लिम ये देखकर गुस्सा हो चुका था कि सुबारू ने अपने आप को बचाने के लिए ब्लड मोल्ड का यूज किया है और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। वहीं डेल्टा रेंजी के साथ मजे लेकर फाइट कर रहा था। वो लूडविंग के सबऑर्डिनेट को रिस्पेक्ट देता है कि वो बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी एक आंख को भी खो दिया है, लेकिन वो अच्छे से इस फाइट को मैनेज कर पा रहा है। ये सुनकर रेंजी डेल्टा से कहता है कि वो पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से देख पा रहा है और उसकी स्लैश भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये कहकर वो डेल्टा पर एक जोरदार स्लैश मारता है और उसे झटके से अपने दूर कर देता है। रेंजी उससे आगे कहता है कि कोई भी शुरुआत से ही ताकतवर नहीं होता। जब हम कमजोर थे तब हमने बहुत बार देखा, बहुत बार फील किया कि हम मौत के करीब खड़े हैं। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। ये कहकर रेंजी अपनी 5वीं स्किल इंपीरियल रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके स्टैट्स 130% से बढ़ जाएंगे और उसका माना सिर्फ एक ही बार कंज्यूम होगा। डेल्टा रेंजी के ट्रम्प कार्ड को देखकर रेंजी से फाइट करने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं सुबारू क्लिम के हमलों से बचकर भाग रहा था। सुबारू के ऊपर लगातार लाइटनिंग से हमले हो रहे थे, जिसे सुबारू बहुत मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। अगर सुबारू इसे डॉज करने में नाकाम होता है तो वो एकदम से राख में बदल जाएगा। क्लिम को समझ नहीं आ रहा था कि सुबारू क्या करने की कोशिश कर रहा है। सुबारू उन समन मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कर सके, लेकिन सारे सोल्जर्स लाइट से ही मरे जा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुबारू को मरने में देर नहीं लगेगी। भले ही ये देखने में नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन सुबारू अभी भी इसे ट्राई करना चाहता है। सुबारू सामने बैठे हुए मॉन्स्टर के पास जाता है और तेजी से उसका सर काट के उसे वहीं पर मार देता है, जिससे सुबारू का लेवल अप हो जाता है और वो 33 से 34 लेवल पर पहुंच जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसकी सारी एचपी रिकवर हो जाती है और जो हाथ पैर उसके कटे हुए थे वो भी वापस आ जाते हैं। क्लिम को समझ आ जाता है कि सुबारू क्या करना चाहता था। पूरी तरह से रिकवर होते ही सुबारू गिमेल्ट से क्लिम पर हमला कर देता है, लेकिन क्लिम एक ही पंच में सुबारू के हमले को नलीफाई कर देता है और क्लिम की थंडर सुबारू के पैर में जा लगती है, जिससे सुबारू का पैर राख में बदल जाता है। क्लिम सुबारू से कहता है अगर उसकी थोड़ी सी पावर इंक्रीज भी हो गई है तो भी वो क्लिम के खिलाफ नहीं जीत सकता। सुबारू ब्लड मोल्ड से अपने पैरों को वापस बना लेता है और बहुत सारी स्पाइक्स से क्लिम के ऊपर हमला करता है। ये सब देखकर क्लिम बोर हो रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वैंक्विश ने इस जैसे को अपना सबऑर्डिनेट कैसे चूज किया। वो सुबारू को हार मानने के लिए कहता है, क्योंकि जैसे ही क्लिम हवा में अपने पैरों को घुमाता है वैसे एक लाइट की शॉक वेव निकलती है जो सुबारू के हमले को खत्म कर देती है। सुबारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि क्लिम सुबारू के साथ बस खेले जा रहा था। क्लिम सुबारू से कहता है कि उसकी डोमिनेटिंग पावर के सामने सुबारू थोड़ा भी टिक नहीं सकता। अगर उसके पास कोई प्लान भी है तो वो भी क्लिम की पावर के सामने बेकार है। तभी सूसी चेजल को क्लिम के हाथों से छुड़ाकर सुबारू की तरफ भागने लगती है। ये देखकर क्लिम हैरान हो जाता है। गुस्सा होकर क्लिम सूसी पर हमला करता है, लेकिन वो
सुबारू के माना का यूज कर अपने आप को रिकवर कर लेती है। ये देखकर क्लिम और इरिटेट हो जाता है। वो सुसी को तलवार फेंकने के लिए कहता है। सुसी सुबारू की तरफ उस तलवार को जोर से फेंकती है जो सीधा सुबारू के हाथ में जा लगती है। सुबारू चेजल को पाकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसके सामने क्लिम आ जाता है जो सुबारू के हाथ को काट देता है, लेकिन सुबारू फिर भी मुस्कुरा रहा था। क्लिम को कुछ भी समझ आता कि सुबारू क्या सोच रहा है। उससे पहले सुसी अपने बड़े रूप में क्लिम के पीछे आ जाती है और क्लिम पर अपने पंजों से हमला करती है, जिसे क्लिम सेंस कर लेता है और सुसी को अपनी किक से तोड़ देता है। वहीं क्लिम के पीछे सुबारू अपनी चेजल को एक्टिवेट करता है और तेजी से जमीन पर लैंड कर अपने पूरे माना के साथ डिवाइन चेजल स्किल का यूज करता है। जितना ज्यादा वो माना लगाएगा उतना पावरफुल ये अटैक होगा और उसी से वो कई सारे सोल्जर को एक साथ मार देता है, जिससे वो लेवल 34 से 35 में पहुंच जाता है और उसका कटा हुआ पैर फिर से रिकवर हो जाता है। तभी क्लिम तेजी से सुबारू के पीछे आ जाता है और अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। साथ ही सुबारू से कहता है मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। जब उसे पता है कि उतने से लेवल के साथ वो क्लिम से नहीं जीत सकता तो वो अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाल रहा है, और जब उसे पता है कि वो मरने ही वाला है तो वो जिंदा रहने की कोशिश क्यों कर रहा है। तुम तो यहाँ पर मुझे हराने आए थे ना, तो जिंदा रहने की ख्वाहिश क्यों है। ये सुनकर सुबारू अपनी पूरी लाइफ को याद करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सभी उसे इंसेक्ट कहकर बुलाते थे, लेकिन एक साइका ही थी जिसने सुबारू को फ्रेंड माना। सुबारू कहता है कि वो दोबारा उससे मिलना चाहता है, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी वक्त उन दोनों ने साथ बिताया है वो बहुत अच्छा था। अगर वो मुझसे आखिरी बार भी मिलना चाहे तो भी ठीक होगा, अगर वो मुझे माफ ना करे तो भी ठीक होगा, पर मैं उससे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ, उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, साथ ही उससे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उसे इन सब में घसीटा, और अगर वो मुझे माफ कर देती है तो हम दोनों फिर से साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। क्लिम सुबारू से पूछता है कि वो क्या बकवास किए जा रहा है। सुबारू के पास एक स्किल है ब्लड यूजरबर नाम की, जिसमें 3 स्किल्स आती हैं। पहली स्किल को सुबारू ने अनलॉक कर लिया था और दूसरी स्किल 35 लेवल पर मिलने वाली थी। जैसे ही वो 35 लेवल पर पहुंचेगा एक और डोर ऑफ ट्रायल अपीयर होगा और सुबारू इसीलिए अपना लेवल अप कर रहा था। डोर ऑफ ट्रायल धीरे धीरे अपीयर होने लगता है। वो क्लिम और सुबारू के बीच में अपीयर हुआ था, जिससे क्लिम का पैर कट जाता है। डोर ऑफ ट्रायल से वैंक्विस की आवाज आती है, यो क्लिम, मैं तुम्हें दूसरी साइड से देख रहा था, अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट को हंट करना तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। वैंक्विस अपने ओरिजिनल रूप में आ चुका था। साथ ही वैंक्विस सुबारू से कहता है कि उसने अच्छा किया, वो जीत चुका है। वैंक्विस देखने में पूरा बदल चुका था। वैंक्विस सुबारू को ब्लड मोल्ड से अपनी तरफ खींचता है और उसे ले जाते हुए क्लिम से कहता है तो इंतजार करना, जल्द ही ये तुमसे ताकतवर होकर आएगा। तभी क्लिम वैंक्विस से कहता है वो दिन क्लिम नहीं भूला है जब उसने उन दोनों को मार दिया था, और जब उसका एक एनिमी उसके सामने खड़ा है तो वो दूसरी बार भी वही कर रहा है। वो वैंक्विस को ऐसे जाने नहीं देगा। ये कहकर वो वैंक्विस पर एक जोरदार हमला करता है और वैंक्विस वहां से गायब हो जाता है और क्लिम का वो हमला गेट के बहुत अंदर तक गया था। क्लिम भी डोर ऑफ ट्रायल के अंदर आ जाता है। क्लिम इस जगह को सी ऑफ बोन बुलाता है। वैंक्विस ने उस हमले को अवॉइड कर लिया था। वो सुबारू को ठीक करते हुए सुबारू से कहता है क्या सुबारू से हर बार मौत की कगार पर दिखना बंद होगा। पिछली बार जब सुबारू आया था तब भी मौत की कगार पर था और अब भी वो मौत की कगार पर है। सुबारू वैंक्विस से पूछता है क्या वो सच में वैंक्विस है, तो वैंक्विस कहता है कि हाँ वो वैंक्विस ही है, क्या उसने पहले किसी और को देख लिया था। साथ ही वैंक्विस सुबारू को धन्यवाद कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। सुबारू की वजह से वैंक्विस भी अपनी पावर को रीगेन कर पा रहा है। ओह नया राज। फिर वैंक्विस सुबारू को पूरी तरीके से हील कर देता है। तभी क्लिम अपनी पावर को गुस्से में रिलीज करने लगता है, जिससे वहाँ का ग्राउंड कांप रहा था। वैंक्विस क्लिम से कहता है कि वो इस जगह को खराब न करे, शांति से वो अपने घर में जाए। तब क्लिम चिल्लाते हुए वैंक्विस से कहता है वही है जो 1-on-1 बैटल के बीच में आया, उस लड़के के साथ अभी तक उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ है। एक बार जब वो उस लड़के को हरा देगा तब अगला नंबर वैंक्विस का ही है। ये सुनकर वैंक्विस क्लिम से कहता है बेवजह वॉरियर के रूल किंग के ऊपर अप्लाई मत करो, और तुम ही लोग थे जो इंसानों की दुनिया में विदाउट परमिशन घुस गए और कहने लगे कि 1-on-1 बैटल कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है, क्या तुम एम्बेरस नहीं हो। ये सुनकर क्लिम और भी चिढ़ जाता है। खैर तुम मुझे और सुबारू को हराना चाहते हो तो ठीक है। ये कहकर वैंक्विस सुबारू के साथ मर्ज होने लगता है। ये देखकर सुबारू हैरान हो जाता है। वो वैंक्विस से पूछता भी है कि वो क्या कर रहा है, तो वैंक्विस कहता है कि वो कुछ सेकंड के लिए सुबारू की बॉडी को उधार ले रहा है और साथ ही वो
सिखाएगा कि ब्लड मोल्ड का यूज सही तरीके से कैसे किया जाता है। वैंक्विस पूरी तरीके से सुबारू में मर्ज होने के बाद हंसने लगता है और कहता है 35 लेवल, तुम्हारे पास तो अब बहुत अच्छी बॉडी हो चुकी है। क्लिम सुबारू से कहता है, मतलब वैंक्विस से, तो क्या तुम अब अपने सबऑर्डिनेट की बॉडी का यूज करके मुझे हराने वाले हो? तब वैंक्विस क्लिम से कहता है, इतना तो तुम्हारे लिए काफी है, अब उसे पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो बिना पूछे डोर ऑफ ट्रायल के अंदर आ चुका है। लेकिन क्लिम यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और वैंक्विस को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। वो कहने वाला था कि वो वैंक्विस को मार कर ही अंडरवर्ल्ड के अंदर जाएगा, लेकिन तब तक वैंक्विस उसके पास आ जाता है और एक ही चाटे में उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। साथ ही वैंक्विस क्लिम से कहता है कि वो बिना मरे यहाँ से वापस नहीं जा सकता। सुबारू ये देखकर हैरान होता है। सुबारू के अंदर अब 2 सोल थी, पहली वैंक्विस की और दूसरी उसके खुद की। क्लिम अपनी पावर से अपने कटे हुए सर को वापस अपने धड़ से जोड़ लेता है, लेकिन वैंक्विस ब्लड मोल्ड से क्लिम को सूट करता है, जिसका ब्लो बहुत जोर का था। वैंक्विस ने अपने ब्लड को क्लिम के अंदर डाल दिया था। जैसे ही वैंक्विस मर्ज कहता है, क्लिम की बॉडी गोल गोल घूमने लगती है। साथ ही में वैंक्विस कर्स ब्लड का यूज कर रहा था, जिससे वो एक भंवर को बनाता है और उसी में क्लिम गोल गोल घूमे जा रहा था। वैंक्विस उसे गोल गोल घुमाकर गेंद जैसा बना देता है। तभी क्लिम अपनी बची हुई लात से वैंक्विस को एक किक मारता है, जिसे वैंक्विस अवॉइड कर लेता है। ये देखकर वैंक्विस क्लिम से कहता है वो यहाँ से बचकर जा नहीं सकता। क्या उसे ये बात नहीं पता है? क्लिम वापस से अपनी शेप में आ जाता है, इससे हमला करता है, जिसे वैंक्विस ब्लड मोल्ड से ब्लॉक कर लेता है। क्लिम इसी तरह से हमले किए जा रहा था और वैंक्विस उसे ब्लॉक कर रहा था, लेकिन इसमें क्लिम ही पीछे हट रहा था। क्लिम अपनी किक से वैंक्विस पर हमला करता है, जिसे वैंक्विस अपने हाथों से ब्लॉक करता है और क्लिम के आधे पेट को अपने हमले से गायब कर देता है, जिससे क्लिम उछलकर दूर हो जाता है। वैंक्विस क्लिम से कहता है, क्या हुआ? चलो जल्दी आओ। सुबारू वैंक्विस से पूछता है, क्या वो इतना ताकतवर पहले से था? यह सुनकर वैंक्विस सुबारू से कहता है, तो क्या तुम अब तक मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? तब सुबारू वैंक्विस को बताता है कि उसका पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा बेकार था। यह सुनकर वैंक्विस सुबारू से कहता है कि वो वैंक्विस की इंसल्ट कर रहा है, उसे चुप हो जाना चाहिए। फिर सुबारू वैंक्विस से पूछता है कि ये तो ताकतवर है, इसे डैमेज कैसे लगेगा? उसने भी इन जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रखी है, ये अपने आप को रिकवर करते रहते हैं जब तक इनकी सोल पर अटैक न किया जाए या तो इनका माना न खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो माना का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर टाइम रुक चुका है। तब वैंक्विस बताता है कि वो ब्लड मोल्ड के साथ एक कर्स का यूज कर रहा है, जो ब्लड मोल्ड के आउटर लेयर पर है, और ये कर्स धीरे धीरे सोल को अंदर से खा जाती है। इस टेक्निक का नाम कर्स ब्लड है। ये टेक्निक रिजर्नेशन और शेपलेस स्पिरिट के ऊपर काम करती है, जिस पर सुबारू कहता है, हाँ, एक विलन की तरह। यह सुनकर वैंक्विस सुबारू से वापस कहता है कि कमीने, थोड़ी सी तारीफ तो कर दे। क्लिम ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो दोनों आपस में बातें किए जा रहे हैं और क्लिम को इग्नोर कर रहे हैं। ये देखकर सुबारू वैंक्विस से पूछ ही लेता है कि क्लिम उसे इतना हेट क्यों करता है। तब वैंक्विस बताता है, जब वो इस गेट के अंदर नहीं फंसा हुआ था, उससे पहले उसने अंडरवर्ल्ड में इन दोनों को मार दिया था। सुबारू वैंक्विस से जानना चाहता था कि अगर उसने इन्हें मार दिया था तो वो अभी तक जिंदा क्यों है, लेकिन अब तक क्लिम बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, इसलिए वैंक्विस भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सुबारू के सवाल को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे लड़ने में बहुत मजा आ रहा था। क्लिम अपनी पावर को रिलीज कर वैंक्विस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वैंक्विस भी तेजी से क्लिम की तरफ बढ़ता है। वो दोनों अपने पंच को आपस में टकराते हैं और अपनी एनर्जी से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसमें वैंक्विस को बहुत मजा आ रहा था। जहाँ क्लिम के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, वैंक्विस का चेहरा एक्साइटेड लग रहा था। बाकी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। बाकी सभी को मेरी दिल वाली चुम्मे। धन्यवाद। बाय। बाय।